चलें जी, हमने आ गए, ज्यादातर स्टूडेंट्स आ गए। आज इधर लाइट नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है जल्दी, यानी वैसे तो ठीक थी लेकिन ख़त्म हो सकती है। तो साथ साथ आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेहरबानी करके नीचे चैट में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखते जाएं एज यूर अटेंडेंस। ठीक है, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता। तो जैसे आप आ गए हैं, साथ साथ में चैट में अपना नाम और क्लास और सेक्शन मेंशन करते चले जाइएगा। मैं अब कल वाली बात रिवाइज नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, आप लोगों ने कल वाला लेक्चर भी लिया होगा, मैंने वीडियोस भी पोस्ट कर दी थी। और वो जो वीडियो थी ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वाली, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। हालांकि नहीं देखी, आज उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकें। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे पास किसी चैप्टर की वीडियोज हैं रिकॉर्डेड, इसलिए उसका जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं वो हम उठा लें। जी देखें, चलें जी, शुरू करते हैं। ईएमएफ, अब वो क्या होता है? ईएमएफ होता है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो सेल देता है, ताकि वो चार्ज सेल में से निकलने के बाद सर्किट में अपनी उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। और सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्डन बाय द यूनिट चार्ज होता है, ये एनर्जी यूज बाय द यूनिट चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी तरीके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल के टर्मिनल्स पर होता है, लेकिन कब? जब सर्किट क्लोज हो, जब सर्किट में से करंट पास हो रहा हो। ये बातें हमने कल कुछ की थी, इन शॉर्ट मैंने कुछ जस्ट टू रिमाइंड ये मैंने बोल दी। अब हमारे पास क्या है जी, देखें, जब मैं कहता हूं सेल, तो उस वक्त हम एक आइडियल सेल की बात कर रहे होते हैं। आमतौर पर जो हम इधर बनाते हैं बोर्ड पर, वो आइडियल सेल होता है। आइडियल सेल वो होता है जो सिर्फ हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है, जो चार्जेस को एनर्जी देने का सोर्स है, ये आइडियल सेल है। लेकिन जितने भी रियल सेल होंगे, अगर मैं ऐसे बनाऊं कोई, उसमें जब हम इसे सर्किट में लगाते हैं, किसी रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं, तो यहाँ से जब वो चार्जेस ये इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो एटम से टकराते हुए जाएंगे, जो इसके अंदर भी एटम्स तो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के। तो इस वजह से जो चार्जेस को एनर्जी मिलती है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी सेल के अपने अंदर एटम के साथ कोलिजन्स की वजह से वो ज़ाया हो जाती है। तो सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल इटसेल्फ। किस वजह से? क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो एटम के साथ कोलाइड करते हैं, और एटम के साथ कोलिजन्स की वजह से उनका कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये जो हमारे पास सेल के अपने अंदर करंट के फ्लो में रुकावट आती है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या है? लिखें आप भी, इट इज द अपोजिशन offered by cell itself to the flow of current। इसे हम क्या कहते हैं? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब जो रियल सेल होगा,
रियल सेल, उसका सिंबल ये नहीं होगा। उस रियल सेल के सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये उसकी ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ सीरीज में चाहे लेफ्ट साइड पे बनाएं चाहे राइट साइड पर बनाएं, हम उसकी एक रेजिस्टेंस को भी शो करेंगे। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेल की क्या कहलाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगी। और इसको समझाने के लिए ये अब यानी एक सेल में दो चीजें होती हैं, तो मैं इसको ऐसे बंद कर लेता हूं एक बॉक्स के अंदर। ये उसका पॉजिटिव एंड आ गया, ये उस सेल का नेगेटिव एंड आ गया, और उसके अंदर दो चीजें, एक उसकी ईएमएफ है और दूसरा सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक हो गया जी। यहां तक इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर इसकी अमाउंट कितनी होती है, ज्यादा होती है कम होती ना, है? अच्छा सवाल है। अब मेरे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उन्होंने सोर्स ऑफ ईएमएफ है, अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर ही इस्तेमाल कर लेगा तो बाहर उसने क्या भेजनी है। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ये यूजली जो हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं वो पॉइंट्स में होती है। 1 ओम कर लें, 0.5 ओम कर लें, 0.1 ओम कर लें, मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। तभी तो आइडियल सेल में हम आर को क्या कर लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अगर ये ज़्यादा होती तो फिर हमें आइडियल सेल में भी लाजमी हर दफ़ा इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को जरूर मेंशन करते। ठीक हो गया। सर इसका मतलब ये हो गया कि इसके सर जो सेल के बाहर लिखा हुआ होता है कि 12 वोल्ट, तो फिर वो 12 वोल्ट पूरा नहीं देगा बल्कि वो कम देगा उससे। हाँ, अब मैं इस पर बात करता हूँ कि वो हम जब भी लगाएंगे सर्किट के अंदर, ठीक है, तो अगर वहां पर लिखा हुआ है कि ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो उसके इसका मतलब है उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यूजली वो ईएमएफ ही होती है। तो वो अगर 12 वोल्ट्स लिखी हुई है, मैं जरा इधर लिख दूँ 12 वोल्ट्स लिखी हुई है, तो वो तकरीबन 11.8 11.9 वोल्ट्स हमें वो दे रहा होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 12 है। लेकिन हम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 12 में और 11.8 11.9 में फ़र्क है। ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जब वो सर्किट में सेल लगाएंगे, जब सर्किट में सेल लगाएंगे तो उस वक्त हमारे पास कुछ एनर्जी उसके अंदर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो उस पर लिखा हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज लेस ही हमें टर्मिनल्स पर मिलेगा। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आइडियल सेल में 0 होती है, तो आइडियल सेल एग्जिस्ट भी करता है रियल वर्ल्ड में या नहीं होता? हाँ हाँ, हम मेरा बेटा जितनी भी आइडियल चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स के 9 10 से लेकर इवन बाद में हायर क्लासेस में भी, वो आइडियल से ही शुरू करते हैं, जिसमें जितने भी मसलन फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे फ्रिक्शन जहाँ पर हो सकती है वहाँ पर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं करते। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में हम इस तरह से ये जो जनरल वायर्स हम बनाते हैं, ये जो मैंने वायर बनाई है ये वाली, इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस शो की है, लेकिन ये वायर भी तो कॉपर की बनी हुई है, इसमें भी तो एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे। तो हम उसके एक बेसिक कंसेप्ट लेने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का जिक्र करें, हालांकि रेजिस्टेंस हर जगह पर अवेलेबल होगी। तो इनको भी हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर, जो साथ हम लगाते हैं ये आइडियल वायर्स हैं। आइडियल वायर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस जीरो है। तो अगर हमें इस आइडियल बिहेवियर के अंदर स्पेसिफिक बिहेवियर दो चीज़ों का पता चल गया, जिसका मतलब है उसके बाद रियल केसेस को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आइडियल से स्टार्ट करके फिर हम रियल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक हो गया, ठीक। चलें जी, अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ। सॉरी, हो सकता है क्लास दरमियान में एंड हो जाए क्योंकि मेरे लैपटॉप की चार्जिंग लगता है साथ नहीं देगी। आप साथ साथ मेरे बेटा जो आए हैं वो अपना क्लास, सॉरी नाम, क्लास और सेक्शन चैट में मैसेज एज ए अटेंडेंस मेंशन करते जाएं। नेक्स्ट, अब ये सवाल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बार बार वो आप लोगों ने मुझे बताया था कि हमारे उसमें कोर्स में, और अभी सेंड कर दें? जी जी भेजते रहें साथ साथ। जो हमारे पास मैं कह रहा था कि मैंने कहा था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनको पढ़ना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि भाई तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है इसके अंदर अब वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हेडिंग ज़रा मुझे लगता है बुक में मुनासिब नहीं है। उन्हें हेडिंग सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का ही है, लेकिन उसके अंदर ये भी टॉपिक है जो मैं अपनी एक सब हेडिंग बना रहा हूँ और आप लोग भी ऐसी करेंगे, रिलेशन बिटवीन EMF
ऑफ अ सेल, या बैटरी भी कह सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल एक जगह पर लगे हों तो उसे बैटरी कह देते हैं, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलें जी, अब पूरी तवज्जो आपकी 10 मिनट इधर हो, अल्लाह करे लैपटॉप चल पड़े। ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक सेल है। अब मैं इसको फिजिक्स के सिंबल्स के लिहाज से यहां पर मेंशन करता हूं। जी, बल्ब, इसकी जगह पर आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई, और ये जो सेल है इसकी जगह पर पहले मैं बना रहा हूं इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और साथ फिर इसका जो ईएमएफ का सोर्स है ये माइनस। अब ये याद रखना कि जब मैं ये सेल बना रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि इस साइड पर इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। अब सबसे पहले दो चार बातें बड़े गौर से समझनी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, यहाँ से सेल से जब करंट इस्टेब्लिश होगा तो हमारे पास उसके गुजरने का पूरे सेल में से हो के फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजरने का एक ही रास्ता हो। जहाँ पर करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो वो रेजिस्टेंसेस किस कम्बिनेशन में होती हैं? सीरीज में होती हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस लगा रहा हूँ तो यहाँ से करंट आ रहा है, वो दो हिस्सों में आगे डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांचेस हैं, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है। जबकि जहाँ पे करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो तो वो रेजिस्टेंसेस किस कम्बिनेशन में है? सीरीज में, ठीक है। तो अब जरा गौर करो, जो मैंने सामने सर्किट बनाया है ऊपर, इसमें हमारे पास सेल की ईएमएफ, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर, दे आर इन सीरीज। ठीक हो गया। मैं इसको समझाना चाहता हूं इसलिए मैं अब इसकी वर्डिंग लिखूंगा। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने कल वीडियोस आपको लोगों को भेजी हैं उसमें ईएमएफ वाली वीडियो बहुत गौर से देखें और इसकी वर्डिंग वगैरह वहां से अच्छे तरीके से नोट करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्तिहान में। तो अब जरा देखो मैं क्या कह देता हूँ। पहले मैं शोशा वाले जुमले लिखूंगा। ये शोशा वाले जुमले क्या है कि एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, दे आर इन सीरीज। ये किसके अंदर है? ये हमारे पास, ये आपस में हमने सर्किट में कनेक्ट किए हैं। फिर हम ये कहते हैं क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है इसलिए हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सीरीज में हुए। सीरीज में अगर है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनकी टोटल जो मिला के जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होती है? दोनों रेजिस्टेंसेस का सम होगी, R1 प्लस R2 होगी। अब यहाँ पर जो R1 है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कह देता हूँ और R2 जो है वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कह देता हूँ। अब सेल जो होता है वो किसी एक रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में करंट नहीं देता, वो उन दोनों के टोटल इफेक्ट के लिहाज से करंट देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? करंट को मालूम करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? ओम्स लॉ की। फ्रॉम ओम्स लॉ जो हमने शुरू में पढ़ा था वो क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I किसके बराबर हो जाएगा? ये V ओवर R आ जाएगा। तवज्जो, यहां पर जो करंट I है वो पूरे सर्किट के लिए है, पूरे सर्किट के लिए है, एक्सटर्नल के लिए भी है, सेल के लिए भी है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी है, एक ही करंट है। जिसका मतलब है जो वोल्टेज होगा वो भी कौन सा आएगा? पूरे सर्किट का वोल्टेज होगा, जिससे हम क्या कह रहे हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल कह रहे हैं। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो भी किसकी होगी? वो भी पूरे सर्किट की होगी, जिससे हम क्या कह रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है? R प्लस स्मॉल r के बराबर है। तो यहां पर जो करंट है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? I इज इक्वल टू V, पूरे सर्किट की ईएमएफ ओवर टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, I R प्लस R
इज इक्वल टू EMF। इन दोनों को अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, IR और IR इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। ठीक हो गया जी। अब मैं यहां पर सुदेश प्लीज म्यूट योर वॉल्यूम जी। अब जरा पूरी तवज्जो इधर हो जाए, वो क्या है कि IR इधर ही रहा, ये EMF, ये जो I इंटू स्मॉल r है, ये टर्म दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाती है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जी। तवज्जो, अब इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। IR है क्या? अगर आपको पता हो तो जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहां पर हमारे पास सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल की EMF है, और ये हमारे पास, जब ये सेल के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं तो सेल ऐसी शेप में है। तो अगर गौर करो कि हमारे पास ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, और इस सर्किट में एक करंट I पास कर रहा है जो पूरे सर्किट के लिए सेम है। ठीक, तो R जो है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो बेसिकली क्या है, मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें बल्ब है, ये बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? ये सेल के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है। तो अब इस बल्ब पर जितना भी वोल्टेज होगा, दिस इज द पॉइंट, इस सेल पर, इस रेजिस्टेंस पर जितना भी वोल्टेज होगा वो वही होगा जो सेल के टर्मिनल्स पर है। तो मैं यहां पर अब ये लिखूंगा कि हमारे पास IR जो है, IR दिस इज द वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR, ये वोल्टेज है ओम्स लॉ के मुताबिक, लेकिन ये कौन सा वोल्टेज है? यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास IR जो है ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज ही होना है, पोटेंशियल डिफरेंस होना, लेकिन ये किसके अक्रॉस है? अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक सिरा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है इस पर उतना ही वोल्टेज होगा जितना सेल के टर्मिनल्स पर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको मैं सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकता हूं। दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर V वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ में छोटा सा T लिख देता हूं यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस इक्वेशन में हमारे पास है IR V इज इक्वल टू IR, ये भी वोल्टेज है, लेकिन R क्या है? ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं ये कह दूंगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, और E क्या है? दिस इज द EMF ऑफ द सेल, ये आप लोग जानते हो। अब जरा देखो, मैं अब क्या कह देता हूं, मैं ये कह देता हूं सो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाती है? देखें IR, इससे अब हम कहेंगे, ये कह दें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, या क्या कहेंगे इसे हम कि ये उतना ही वोल्टेज है जितना सेल के टर्मिनल्स पर होगा। तो दिस इज कॉल्ड V इज इक्वल टू IR, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसके बराबर आ रहा है? EMF ऑफ द सेल, जो सेल की टोटल EMF है, जितनी वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसी चार्ज को दे सकता है, माइनस IR। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन।
ये जो मैंने मैथ की है इसमें किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, जल्दी से पूछें। जिसका यहां तक कोई क्वेश्चन है वो प्लीज जल्दी से पूछें। नहीं है? सर ये आई आर की जगह वे भी लगा सकते? अब ये कैपिटल आर की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, स्मॉल आर। हाँ, हम लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख देता हूं, लेकिन हमने इस आई के साथ थोड़ा सा काम करना है, इस वजह से नहीं। इससे मैं क्या देना, वी दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आर जरा सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो हमें ऐसे, यानी आप देखें ना, अब देखें इक्वेशन ये कब ठीक हो सकती है, जब लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है राइट साइड पे भी वही हो। ये वोल्टेज है, ईएमएफ भी बेसिकली वोल्टेज ही है, लेकिन एक ये एनर्जी देने वाला है, जबकि वी वाले जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो एनर्जी डिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली टर्म्स तो सेम ही है। तो वोल्टेज में से वोल्टेज माइनस होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वोल्टेज ही आएगा। जैसे क्लास में मैं शुगर लगाता हूँ कि 5 घोड़ों में से 2 घोड़े माइनस कर दें तो 3 खोते तो नहीं आएंगे ना, वो भी घोड़े ही बचेंगे। तो इसलिए ये हम वोल्टेज लिख सकते हैं। किसी का कोई और सवाल? सर ये किस टाइप के सर्किट की हम बात कर रहे हैं? ये सामने जो मैंने सर्किट बनाया और कौन सा है सर, ओपन या क्लोज? अभी मैंने इसमें बताएं करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है सर। कर रहा है ना। तो जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं, यानी ऑन सर्किट कहते हैं। और जिसमें हमारे पास करंट फ्लो ना कर रहा हो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम ओपन सर्किट या ऑफ सर्किट कह देते हैं। तो अभी क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये कहलाएगा ऑन सर्किट यानी क्लोज सर्किट। और अगर इससे मैं स्विच ऑफ कर दूं, इसको कहीं से सर्किट ब्रेक कर दूं, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक मैथ की बात बताएं, जल्दी से मैथ की बात बताएं। जो मैथ मैंने किया है क्या वो समझ आई है? सर वो समझ आई है, लेकिन एक पॉइंट सर। जी पूछें। सर जिस तरह आपने कहा कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी टी आई आर का बराबर है, तो सर यहाँ से मतलब ये पता चलता है कि आई स्मॉल आर तो फिर इसका ई का बराबर हो गया। तो फिर वहां पे जो उसके के बराबर नहीं है मेरा बेटा। ये जरा देखो, ये ईएमएफ है, इसमें से कुछ माइनस हो रही है ना ये टर्म, तो जो बाकी बचेगा वो भी आई आर आर है। ठीक है ना। तो अगर ये बराबर होते तो इधर आई आर की जगह पर कभी आई आर ना आता लेफ्ट साइड पर, जहां पर 0 आता। ठीक होगी बात? ठीक है सर। जी सर अगर किसी सर्किट में से सर अगर करंट नहीं गुजर रहा होगा तो उधर ईएमएफ होगी सर। अच्छा, अभी इस पे हम बातें करते हैं। ठीक है जी, अभी बिल्कुल चार्जिंग खत्म हो गई है। 46 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस लगाई है। प्लीज बाकी अपनी अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें। चलें जी, जल्दी से प्लीज, जिन्होंने ये 50, अभी तो 51 है, 55 थे, मुझे छोड़ के 54, तो जो अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लें। ये जरा देखो, ये इक्वेशन आई है वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हमारे पास, मैं ये कह दूं कि इफ, पहले इस पे बात करते हैं। ये देखें कि दिस इक्वेशन क्या बता रही है, शोज दैट Vt is less than EMF of the cell if circuit is closed on, because sum of energy / voltage is used inside the cell across its internal resistance. जी मेरा सुनो, ये बताओ क्या ये इक्वेशन ये बता रही है कि नहीं बता रही? लेफ्ट साइड को भूल जाएं, अभी सिर्फ ये बताएं ईएमएफ में सेल की ईएमएफ है मसलन 12 वोल्ट है। ये आई आर, जब सर्किट में से करंट पास हो रहा होगा तो सेल की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से भी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, मसलन 2 वोल्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो जो बाकी बचेगा वो कहाँ पर आना है,
वो यहाँ पर 10 जो बाकी बचा वो किसके बराबर है, वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। वो किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो अब 12 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि टर्मिनल वोल्टेज यानी जैसे 10 आया, ये सेल की ईएमएफ यानी 12 से वो क्या है, हमेशा लेस होगा, लेकिन शर्त ये है कि सर्किट में करंट पास हो रहा हो। जब सर्किट में करंट पास होगा तो तब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। अगर करंट नहीं पास हो रहा होगा तो सेल की जो एनर्जी है वो कहीं पर उसके अपने अंदर भी इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए हमने ये लिखा, दिस इक्वेशन शोज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल इफ द सर्किट इज क्लोज। आगे रीजन भी लिखी है, because sum of energy or voltage is used inside the cell across its internal resistance। ठीक हो गया जी। अब जरा ये देखो, मैं नए पेज पे जाता हूं। ये इक्वेशन है Vt इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जरा देखें, इफ सर्किट इज ओपन यानी सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन होने का मतलब है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहां पर मैंने एक स्विच लगाया हुआ था, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये बैटरी आ गई, तो ये हमारे पास स्विच ओपन कर दिया, तो अब सर्किट का करंट कितना हो गया हमारे पास, 0। तो आप जरा बताएं, Vt इज इक्वल टू E माइनस आई कितना हो गया, 0 इंटू आर, ये पूरी टर्म होगी हमारे पास 0। तो फिर टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। यानी ये हमारे पास सर्किट है, सेल है, यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ था जो अभी ओपन है, ये हमारे पास बल्ब है, मैंने अब इसके टर्मिनल पर क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज मेजर कर रहा है, जब ये वोल्टेज मेजर करेगा तो ये जितनी भी इसकी वोल्टेज हमें बताएगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। लेकिन अगर ये मैं स्विच ऑन कर दूं, अब सर्किट में से जब करंट पास करेगा तो अब ये वोल्टेज पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उस वक्त वो हमें क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब वो सर्किट ऑफ होगा यानी यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये हमारे पास क्या बताएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल बताएगा जी। तो ये बात समझ आई, इफ द सर्किट इज ओपन तो फिर सेल के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज है उसे हम क्या कहेंगे, वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। अगर वही सर्किट क्लोज हो जाए तो फिर सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से सम ऑफ द एनर्जीज लॉस्ट अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे जी। अभी किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछें। सर Yes, टर्मिनल sir. पोटेंशियल सर ईएमएफ से कब ग्रेटर होता है? हाँ, वो उसके लिए आप मुझे अलाउ करें कि मैं अगली क्लास में बताऊं, वो चार्जिंग में होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हो सकता है कि यहाँ पर बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाए।